सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आज हम दो टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अंतर्वर्ती आदेश और दूसरा टॉपिक है न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। जो अंतर्वर्ती आदेश टॉपिक है वो आदेश 39 रूल्स 6 में दिया गया है। तो सर्वप्रथम सवाल है कि अंतर्वर्ती आदेश क्या है। अंतर्वर्ती आदेश क्या है? अंतर्वर्ती आदेश वे आदेश होते हैं जो मामले के लंबित रहने के दौरान निर्णय से पहले दिए जाते हैं। इस तरह के मामलों में अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जो भी अंतर्वर्ती आदेश होते हैं उन आदेशों के विरुद्ध क्या नहीं होती है? अपील नहीं होती है। जैसे वाद के किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय सीपीसी के ऑर्डर 39 के अंतर्गत आदेश में नामित व्यक्ति की जंगम संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकता है। ऐसी जंगम संपत्ति वाद की विषय वस्तु होनी चाहिए जिसे निर्णय के पहले ही न्यायालय के आदेश के अंतर्गत कुर्क किया गया हो और जो शीघ्रतया या प्राकृतिक रूप से ऐसी है जो कि नष्ट होने वाली प्रकृति की है। तो ये कैसा आदेश है? ये अंतर्वर्ती आदेश है। कैसा आदेश है? अंतर्वर्ती आदेश है जो कि मामले के लंबित रहने के दौरान अर्थात निर्णय से पहले दिया गया है। तो इस आदेश की क्या नहीं होगी? अपील नहीं होगी। दूसरा है कि वादी की विषय वस्तु के रूप में किसी भी संपत्ति का निरोध, परीक्षण या निरीक्षण किया जाए तो वो भी क्या होता है? अंतर्वर्ती आदेश होता है। किसी पक्षकार के कब्जे की भूमि या भवन में उपयुक्त उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति के प्रवेश को प्राधिकृत किया जा सकता है तो ये भी अंतर्वर्ती आदेश होता है। साक्ष्य प्राप्त करने के आशय से किसी व्यक्ति से कोई नमूना या वस्तु या दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया जा सकता है तो ये क्या होता है? ये भी एक अंतर्वर्ती आदेश होता है। तो जो एक है अंतरिम आदेश और एक होता है अंतर्वर्ती आदेश। अंतर्वर्ती जो आदेश होता है उसकी अपील नहीं होती है और जो अंतरिम आदेश होता है उसकी अपील हो सकती है। तो अब दूसरा जो टॉपिक है वह है न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। इस टॉपिक को कवर किया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 में, इनहेरिएंट पावर ऑफ द कोर्ट। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एक विस्तृत विधान है, लेकिन यह एक संपूर्ण संहिता नहीं है, क्योंकि कोई भी विधि अपने आप में संपूर्ण संहिता नहीं हो सकती और चूंकि न्यायालय के सामने ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं जिनका निराकरण करने के लिए कोई स्पष्ट उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में न हो, इसलिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 है उसमें दीवानी न्यायालयों को ऐसी समस्याओं के निराकरण करने की एक विवेक शक्ति प्रदान की गई है जिसे न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति कहा गया है। तो धारा 151 में जो अंतर्निहित शक्ति दी गई है वह सभी दीवानी न्यायालयों में है, चाहे वह न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार अथवा अपीलीय क्षेत्राधिकार अथवा विशेष क्षेत्राधिकार का उपयोग करता हो। अब हम थोड़ी सी ये जो अंतर्निहित शक्ति होती है उसमें क्रिमिनल विधि में बात करते हैं तो यहाँ पर दंड प्रक्रिया जो संहिता है उसकी धारा 482 में भी अंतर्निहित शक्ति दी गई है, लेकिन आपराधिक मामलों में यह शक्ति केवल किस न्यायालय को है? केवल उच्च न्यायालय को है। किसको है? उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है और इससे छोटे न्यायालयों को ये शक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब है जो सिविल विधि है उसमें जो अंतर्निहित शक्ति है वो सभी न्यायालयों को है, चाहे वो छोटा न्यायालय है
चाहे वो कनिष्ठ खंड हो, वरिष्ठ खंड हो, जिला न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, कोई सा भी न्यायालय हो, सभी न्यायालयों के लिए दी गई है। लेकिन जो दांडिक विधि है उसके अंतर्गत केवल अंतर्निहित शक्ति दांडिक विधि के अंतर्गत 482 के अंतर्गत केवल हाई कोर्ट के लिए दी गई है। तो अंतर्निहित शक्ति दीवानी मामलों में सभी दीवानी न्यायालयों को है, लेकिन दांडिक मामलों में केवल किसको है? उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दंड विधि होती है उसका निर्वचन कठोरता से किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय को ही क्यों दी गई है? क्योंकि जो दांडिक विधि होती है उसका जो निर्वचन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो केवल कठोर रूप से किया जाता है। अब सवाल है कि अंतर्निहित शक्ति का अर्थ क्या है? तो इसके संबंध में जो धारा 151 दी गई है, 151 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय न्याय के हित में, किसके हित में? न्याय के हित में ऐसा कोई भी आदेश दे सकता है जो इस संहिता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वर्णित नहीं किया गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सीपीसी का उद्देश्य होता है पक्षकारों को न्याय सुलभ कराना, ना कि न्याय प्रशासन में विघ्न पैदा करना। लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि जब धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग किया है, तो उसका उपयोग, इस शक्ति का उपयोग केवल और केवल न्याय के हित में ही किया जाना चाहिए। और इस शक्ति का जो उपयोग है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपके दो टॉपिक हुए। एक तो अंतर्निहित शक्ति, जो कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति दी गई है, और दूसरा है अंतर्वर्ती आदेश। तो यहीं ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।